श्री सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आर.के. शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। मैंने कल जो है विद्यार्थियों को पढ़ाया कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई कि सबसे जो है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएँ क्या हैं, और उनके बारे में मैंने आपको अलग अलग एकात्मक और संघात्मक शासन की विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई। अब मैं आपके सामने चर्चा कल जो मैंने आपको पढ़ाया कि संघीय शासन व्यवस्था के गुण कौन कौन से हैं, तो उन गुणों के बारे में मैंने आपको समझाया, पढ़ाया। सबसे पहला गुण आपको बताया कि राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, देश को एक यूनिटी मिलती है। दूसरा, निगम और छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तीसरा है कि संस्थाओं को प्रोत्साहन, जो स्थानीय संस्थाएँ हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देती है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को इसमें अपनाया गया है। निरपेक्षता का अभाव पाया जाता है और विश्व बंधुत्व की भावना पर बल मिलता है। ये मैंने जो है संघीय शासन व्यवस्था की जो है गुणों के बारे में 5-6 गुण जो है मैंने आपको बताए। बहुत अच्छे गुण हैं। एक किस्म जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था के गुण कौन कौन से हैं, या ये पूछा जाता है कि दोष कौन कौन से हैं, या ये पूछा जाता है कि विशेषताएँ कौन कौन सी हैं। इनके बारे में जो है चर्चा की। इसलिए आज जो मैं आपको टॉपिक करवाऊँगा वो टॉपिक आपके पास है, मेरे पास है। संघीय शासन प्रणाली में भारत में संघवाद की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था वाला है या एकात्मक शासन व्यवस्था वाला है, इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले नवीन प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप के जो है विषय में वाद विवाद बना हुआ है, उसी प्रकार संघीय स्वरूप के विषय में भी वाद विवाद बना हुआ है। तो देखिए, भारतीय राजनीति के व्यवस्था में भी जो है स्वरूप के विषय में जो है वाद विवाद बना हुआ है। और अब ये रहे कि संघीय शासन व्यवस्था के विषय में भी वाद विवाद बना हुआ है कि ये तो शासन प्रणाली है वो संघात्मक है या एकात्मक है, तो इसके ऊपर भी वाद विवाद बना हुआ है। तो ये विवाद 1950 से अब तक बना हुआ है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब तक भी इसका जो है विवाद बना हुआ है। इस विवाद का मुख्य बिंदु ये है कि भारतीय व्यवस्था संघीय है अथवा नहीं। केसी वीवर की बात माने तो केसी वीवर ने कहा है कि केसी वीवर को सामान्यतः इस विवाद को जन्म देने वाला माना जा सकता है, क्योंकि उसने एक बात कही है कि भारतीय शासन प्रणाली जो है वो अर्धसंघात्मक है। इसलिए यही विवाद चालू हो गया कि भारतीय जो शासन प्रणाली है वो अर्धसंघात्मक है, कि दोनों का रूप है। इसको संघात्मक भी कहते हैं और उसको एकात्मक भी कहते हैं। तो इस विवाद को उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है केसी वीवर को। तो केसी वीवर ने को जो है सामान्यतः इसका जन्मदाता माना जाता है, कि इस विवाद का जन्म देने वाला जो है केसी वीवर ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस विषय पर संदेह व्यक्त किया है। वो मानता है कि ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है, तो ये है क्या। इसलिए भारतीय संघ वास्तव में संघीय है, और इस संबंध में जो दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है, इस कारण सामान्य रूप में 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है कि कैसे संघीय है कैसे नहीं है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसलिए इसको समझाने के लिए, संघीय स्वरूप को समझाने के लिए इसको 2 भागों में बांटा है कि कैसे है। तो सबसे पहला है वैधानिक और संस्थागत विचारधारा, और दूसरी विचारधारा है व्यवहारिक विचारधारा। इन दोनों ने जो है संघीय शासन प्रणाली को समझाने पर विचार दिया है, समझाया है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि वैधानिक और संस्थागत विचारधारा वाले क्या कहते हैं। हमारा संविधान संघीय है, यह उसकी संघीयता की मात्रा के विषय में मत विभिन्नता हो सकती है। भारतीय संघवाद के विषय में केसी वीवर ने अर्ध संघीय माना है। ऑस्टिन ग्रीनविले ने इसे सहयोगी संघवाद कहा है। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कठोर संविधान संघीय ढांचे का इनकार किया है। तो मॉरिस जॉन से इसे सौदेबाजी वाली संघवाद का माना जाता है, परंतु
यह है कि भारतीय संघवाद विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है अपना व्यक्तित्व दिए हैं। इसलिए अपन कह सकते कि भारत जो है विशुद्ध यानी विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है, विधायी जो है नहीं है, विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है सैद्धांतिक रूप से। माने कुछ अगर विशिष्ट परिस्थितियां आ जाती हैं तो एकात्मक शक्ति प्राप्त हो जाती है। विधायी, कर्मचारी, न्यायिक और आपातकालिक इन सभी क्षेत्रों में अंतिम भूमिका केंद्र को दे दी जाती है। तो यहाँ हमें एक रूप देखने को मिलता है एकात्मक रूप। इसने क्या कहा कि कार्यकारी माने विधायी, कार्यकारी और न्यायिक और आपातकाल के समय पूरी शक्ति जो है केंद्र के पास चली जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक एकात्मक रूप देखने को मिलता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय ढांचे के बजाय एकात्मक शासन का स्वरूप देखने को मिलता है। इसलिए वैधानिक और संस्थागत विचारधारा वाले इसको एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेष प्रणाली मानते हैं। भारतीय संघवाद को, संघीय शासन प्रणाली को एकात्मक प्रणाली के रूप में माना जाता है, जो उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले क्या कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने शीघ्र ही परंपरागत दृष्टिकोण का स्थान प्राप्त कर लिया है। व्यवहारवादियों का केंद्र बिंदु है केंद्र और राज्य के बीच सत्ता संबंधों का अध्ययन हो गया है। व्यवहारवादियों का केंद्र बिंदु जो है केंद्र और राज्य के बीच में सत्ता संबंधों का अध्ययन हो गया है। इसलिए व्यवहारवादी संघ का अध्ययन उसके व्यवहारिक पहलू को ध्यान में रख कर के करते हैं। मॉरिस जोन्स और अशोक चंद्रा आदि ने भारतीय संघ व्यवस्था का व्यवहारिक अध्ययन विशेष रूप से किया, नियोजन के परिप्रेक्ष्य में किया है। नियोजन के परिप्रेक्ष्य में किया और उनका विचार है कि नियोजन के परिणाम स्वरूप भारत में न केवल संघीय व्यवस्था का अंत हो गया है, अपितु संसदीय प्रणाली भी लुप्त सी लगती है। अतः संविधान निर्माताओं दृष्टिकोण संघात्मक ढांचे की स्थापना अवश्य रहा है, किंतु ये भी एक स्वीकारना होगा कि संविधान में भी एकात्मकता के प्रबल तत्व विद्यमान देखने को मिलते हैं। तो इसने कहा कि भारत में जब शासन प्रणाली अपनाई गई है, संघीय संविधान निर्माता का दृष्टिकोण संघात्मक रहा है, लेकिन अवश्य रहा है, किंतु इसको भी स्वीकारा नहीं जा सकता कि संविधान में एकात्मकता के प्रबल तत्व विद्यमान हैं, देखने को मिलते हैं। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाले भी कहते हैं कि हाँ, भारत के सांसद प्रणाली जो है संघात्मक रूप अपनाया गया था, लेकिन अपन जो है एकात्मकता के प्रबल तत्व विद्यमान हैं। तो यहाँ पर ये देखने की एकात्मक तत्व भी देखने को मिलते हैं। इसलिए भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों तत्व देखने को मिलते हैं। इसलिए भारत को एक अर्थ संघात्मक कहा गया। इस पहलू को आज तक भी जो है सुलझाया नहीं जा सका कि भारत एक संघात्मक है या एकात्मक है। तो अपन कह सकते हैं भारत की शासन प्रणाली संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। इसलिए कैसीवियर ने इसको अर्थ संघीय शासन प्रणाली के रूप में माना गया कि अर्थ संघात्मक शासन प्रणाली है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली जो नवीन प्रवृत्तियाँ आपके सामने आई हैं कि संघात्मक है या एकात्मक है, इसलिए दोनों विचारधाराओं को वर्तमान में जो है समझाया गया है। कुछ विचारधारा वाले वैधानिक और संस्थागत विचारधारा मानते हैं और कुछ जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले जो है संघात्मक के साथ साथ एकात्मक को भी माना जाता है। निष्कर्ष पर इस प्रकार भारत पूर्ण रूप से एकात्मक है और नए संघात्मक प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में परिस्थिति के अनुसार जो है शासन प्रणाली का स्वरूप बदल जाता है।
और इससे प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक अर्ध संघात्मक स्वरूप वाला देश है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत ना तो संघात्मक है ना वो एकात्मक है। इसलिए मैंने आपको एक कंफ्यूज था कि भारत को संघात्मक कहें या एकात्मक कहें। इसलिए भारत को ना तो अपन पूर्ण रूप से संघात्मक कह सकते हैं ना पूर्ण रूप से एकात्मक कह सकते हैं, क्योंकि भारत की शासन प्रणाली इस प्रकार की है जो जिस प्रकार की परिस्थिति अगर रहती है, जिस प्रकार की कंडीशन जो रहती है, उस कंडीशन के अनुसार उसका स्वरूप बदल जाता है। माने भारत का जो शासन प्रणाली है वो परिवर्तनशील है। जब जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को बदला जाता है या परिस्थिति के अनुसार अपने आप बदल जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी रूप में इसको एकात्मक भी, किसी रूप में इसको संघात्मक भी। इसलिए आज की ये विषय बना हुआ है, वाद विवाद का विषय बना हुआ है कि भारत को कौन सा संघ है, एकात्मक संघ है या संघात्मक संघ है। इसलिए भारत को दोनों संघ कह सकते हैं, एकात्मक और संघात्मक। इसलिए मैंने आपको जो है जो डाउट था वो डाउट मैंने आपको क्लियर किया गया है कि भारत संघात्मक है या एकात्मक है। तो मैंने आपके दो रूपों में बताया, कुछ वैधानिक और संस्थागत रूप में भी इसको मैंने बताया और कुछ इसको व्यवहारिक रूप से भी मैंने इसको बताया, व्यवहारिक विचारधारा के रूप में भी इसको बताया गया कि इसको क्या कहा गया है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा कि भारत संघात्मक है या एकात्मक। इसलिए मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। कल जो है मैंने आपको पढ़ाऊँगा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं उन विवादों को कैसे सुलझाया जा सकता है, ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि दोनों के विवाद दूर हो जाएं। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। जय हिंद।